नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण देश की संकल्प शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति का भाषण भारत के 130 करोड़ भारतीयों की संकल्प शक्ति को प्रदर्शित करता है। विकट और विपरीत काल में भी ये देश किस प्रकार से अपना रास्ता चुनता है, रास्ता तय करता है और रास्ते पर चलते हुए सफलता प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कोरोना काल में भी हमने रिफॉर्म का सिलसिला जारी रखा। हमने भारत की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए रिफॉर्म के कई कदम उठाए। गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई और यहाँ जीएसटी के आंकड़े अर्थव्यवस्था के जोश को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स हैं तो बिलियंस ऑफ सॉल्यूशन भी हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर भी खुलकर बात की और कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि ये जो कानून हैं वो किसानों के लिए हैं, किसानों के हित के लिए हैं और अगर कहीं कोई शंका है तो सरकार हर मुद्दे पर निसंकोच मन से बातचीत करने के लिए भी तैयार है। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री के जवाब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। आइए आपसे उनका परिचय करवा देते हैं। प्रफुल्ल केतकर हैं, संपादक हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही रामकृपाल सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत राज्यसभा टीवी में। रामकृपाल सिंह जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया है। अगर मैं इस उनके पूरे भाषण के जो मुख्य पॉइंट्स है उन पर चाहूं कि आप जिक्र करें और इस माध्यम से प्रधानमंत्री ने बड़े ही सकारात्मक तरीके से जो संदेश दिया है विपक्ष को और देश को, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को बराबर जब भी वो कभी लोकसभा, राज्यसभा या कहीं भी बोलते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनको लाइव सुनूं जी। और मैंने ये पाया है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण में एक कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है जी। और बार बार वो जो मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के जो वो चले हैं उसको बार बार दोहराते हैं और अडिग रहते हैं उस पर। देखिए, और आज के प्रसंग लोकसभा में, हालांकि इसके पहले भी राज्यसभा में भी वो बोल चुके हैं, बहुत ही बढ़िया जी। और लगातार तारीफ हो रही है। लेकिन आज मैं कहूंगा कि क्या उन्होंने एक अलग जो चीजें बात की शुरुआत की, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जिस तरह से दुनिया में एक पूरी भयंकर निराशा छा गई थी और पूरी तरह से दुनिया टूट चुकी थी जी। उसके बाद जिस तरह से राष्ट्रसंघ बना और सारी चीजें हुई, फिर वो इस पर आते हैं कि उसके बाद ये जो कोरोना आया, कोरोना का दौर हुआ, उनका कहना यह था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आप देखिए कि तय हुआ था कि एक ऐसा राष्ट्रसंघ बनेगा कि फिर से युद्ध न हो। लेकिन तमाम दुनिया ने हथियार बनाने शुरू किए, बड़े बड़े देशों ने हथियार बनाने शुरू किए, हुआ उसका उल्टा, लोग हथियार बनाते गए विध्वंसक। लेकिन कोरोना ने, जब कोरोना आया तो उसने पूरी दुनिया को यह बता दिया, एक नए तरह का उसने पाठ पढ़ाया। और यहां तक जब वो आते हैं कि भारत को जिस तरह से तमाम लोगों ने आशंकाएं व्यक्त की थी, विकसित देशों ने, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान इतनी बड़ी आबादी है, करोड़ों लोग इसके उसमें आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या आ। लेकिन जिस तरह से आज हिंदुस्तान न सिर्फ उससे उभरा है जी, बल्कि वो दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, हम आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, वो लगातार इस बात का जिक्र करते हुए इस बात पर आते हैं कि उनकी सरकार, जैसा उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मैंने पहले ही भाषण में कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए है और गरीबों के हित में काम करेगी। उसी श्रृंखला में उन्होंने तमाम चीजें और किसान आंदोलन के उस पक्ष को फिर आज लोकसभा में, और मैं कहूंगा कि और भी बेहतर तरीके से और भी ज्यादा समय उस पर दिया। और एक एक चीज को उन्होंने कैसे बताया कि हम किसी भी किसान का आज की तारीख में यह लागू होने के बाद कोई ये बता दे उसका कौन सा अधिकार कम हुआ है, उसे क्या नुकसान हुआ है, वो नहीं। हमने तो उसको एक और विकल्प दिया है, यानी कि एक रोड आपके पास थी जिस पर आप चल सकते थे,
मैंने एक बगल में और सड़क दे दी। आपकी मर्जी है, आप हाईवे पर चलें या किसी दूसरे सड़क पर चलें, स्टेट हाईवे। तो ये जो मोदी जी का था, लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस ने एक जो व्यवहार किया वो बहुत क्षुब्ध करने वाला है। ये दुखद है कि एक राष्ट्रीय पार्टी किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अपोजिशन के रूप में एक राष्ट्रीय पार्टी का कम से कम वो संवाद तो करे। अगर राष्ट्रीय पार्टियां नहीं संवाद करेंगी, राष्ट्रीय पार्टी नहीं संवाद करेगी, तो किससे अपेक्षा रखते हैं? तो मुझे लगता है कि मोदी जी का जो राज्यसभा का भाषण था या उसके पहले, आज उसकी एक कंटिन्यूटी में, और अगर लंबो लुआब आप देखें तो आत्मनिर्भर भारत सैन्य रूप से भी सैनिक ताकत भी भारत की बढ़ेगी, आर्थिक ताकत बढ़ेगी, और हमारे जो एक है आइडेंटिटी, जो सांस्कृतिक जिसको कहते हैं, हमारी सांस्कृतिक पहचान, वो सब लगातार हमारी बढ़ रही है। और इसलिए उनका बार बार ये एम्फेसिस था। और मैं समझता हूं कि आज का लोकसभा का जो था, वो उन्होंने बहुत अच्छी एक संदेश दिया है कि मैं गरीबों के लिए जो फैसले लेता हूं उस पर संवाद के लिए मेरे पास 24 घंटा है, लेकिन समझौता मैं नहीं करूंगा। जी, ये बहुत क्लियर मैसेज है आज की प्रधानमंत्री जी। जी, बहुत ही क्लियर मैसेज कि संवाद के लिए सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन समझौता किसी अच्छी चीज से नहीं करेंगे। प्रफुल्ल केतकर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और हमने देखा कि जब लोकसभा जब से शुरू हुई तब से किसानों के ही मुद्दे पर किस तरह से अवरोध जो है वो जारी रहा। सबसे ज्यादा इसी मुद्दे को विपक्ष संसद में भी और जो बाकी लोग हैं वो सड़कों पर उठा रहे हैं। इस समय सबसे हॉट टॉपिक ये बना हुआ है और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री लोकसभा में जवाब के दौरान क्या कहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने, जैसा कि रामकृपाल जी ने भी कहा, कि एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाई संवाद होगा। प्रधानमंत्री ने भी बताया कि किसानों के पास विकल्प भी हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भाई ये कृषि कानून जो हैं वो किस तरीके से किसानों को, जो संकल्प हम लेके चल रहे हैं, भारत आत्मनिर्भर बने, किसान भी हमारा आत्मनिर्भर बने, उसे पूरा करता है। किसानों की जो आय है उसको दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रहा है और बीज से बाजार तक की जो सरकार की कोशिश है, सरकार का लक्ष्य है, उसे लेकर चल रहा है। ऐसे में किसानों को जो उनका मैसेज है उसे आप कैसे देखते हैं और इसे लेकर जो लोग तीखे स्वर अपना रहे हैं, प्रधानमंत्री की ये मैसेज से उनको क्या जवाब? देखिए, आज का जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो वैसे तो राज्यसभा में उन्होंने कहा उसका कंटिन्यूएशन था और मुझे लगता है आंदोलन जीवी जो शब्द उन्होंने एक शब्द प्रयोग राज्यसभा में किया उसका एक तरीके से स्पष्टीकरण आज के उनके भाषण में था कि कौन है ये आंदोलन जीवी और क्या करते हैं। फिर दूसरे हिस्से में उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेरा और प्रश्न उठाए शरद पवार जी के उस समय के स्टेटमेंट्स को कोट करते हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि भाई जिन चीजों का आप मैनिफेस्टो में कमिटमेंट दे चुके हो, जिस बात की आप गर्व के साथ कह रहे थे उस समय, वो बात अब और आगे बढ़ रही है और किसानों के हित में बढ़ रही है, तो इससे आपको आपत्ति क्या है? जी। लेकिन मुझे लगता है आज के भाषण में जो राज्यसभा के भाषण से इतर जो था वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। राज्यसभा के भाषण में तो उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, लेकिन आज उसके आगे जाकर उन्होंने, मुझे लगता है कि सीधा किसानों के साथ एक संवाद प्रस्तापित किया है जो शायद किसान यूनियंस को भी सोचने पर मजबूर करेगा कि कौन से ताकतों से हम हाईजैक हो रहे हैं। जी। उसका मैं कारण बताता हूं, क्योंकि जिस भाषा में उन्होंने कहा कि भाई ऑर्डिनेंस तो जून में ही लागू हो गया, सितंबर में कानून बन गया, तब से कौन सी एमएसपी रुक गई बताओ, कौन सी मंडियां रुक गई बताओ, कौन सी जमीनें छीन गई बताओ। 3 ही मुद्दे हैं जिन पर भ्रम फैलाए जा रहे हैं जी। इन तीनों पर प्रधानमंत्री की तरफ से इस भाषा में प्रश्न उठना, ये सामान्य किसान जो किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है, हिंसा का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके मन में जेन्युइन प्रश्न है, क्योंकि वो शायद कानून पढ़कर किसान यूनियन में नहीं बैठता है या किसान यूनियन के साथ खड़ा रहता है, वो तो 4 लोगों के साथ यूनियन बनाता है,
जी। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो बिचौलियों की है, उस संबंध में शरद पवार क्या कह रहे थे और उसके आधार पर उन्होंने जो उदाहरण दिया ना, जो चर्चिल सिगार असिस्टेंट वाला, वो मुझे लगता है कि आज का सबसे हाईलाइट था कि स्टेटस को की मानसिकता सिस्टम में बैठती है तो कैसे बैठती है कि 1940 में बना हुआ चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में एक पद 1970 के दशक तक बना रहता है। जी। ये मुझे लगता है कि ये जो स्टेटस को इस मानसिकता, सो कॉल्ड आंदोलनकारी और सो कॉल्ड लेफ्ट जो अपने आप को बदलाव का पक्षधर मानता है, वो किस तरह से सिस्टम में क्रीप इन करता है, उसका एक तरीके से आज का भाषण प्रधानमंत्री का एक तरह से पर्दाफाश करने वाला था। और उस संबंध में मैं मानता हूं कि इंटेलेक्चुअल्स को और सामान्य किसान को, दोनों को आज के भाषण ने एक तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सही में किसान के मन में जिस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, वो सही में रास्ता सही है क्या। ये मुझे लगता है कि आज के, क्योंकि प्रधानमंत्री सामान्यतः जब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं तो वो बड़े स्टेट्समैन लाइक बोलते हैं, वो पॉलिटिकल रैलीज में बोलते हैं, वो और लोकसभा राज्यसभा में ये दो अलग पूरी तरीके से उनका अप्रोच होता है। इसमें बहुत सारा सार्केज्म होता है, बहुत सारे उदाहरण होते हैं और एक तरह से उपरोध के साथ जिस तरह से वो कटाक्ष करते हैं विपक्ष पर, वो सही में एक अपने आप में अध्ययन का विषय मुझे लगता है। लेकिन आज विपक्ष का वॉकआउट होने के बाद जिस तरीके से सामान्य किसान के साथ उन्होंने एक संवाद प्रस्तापित किया है, ये आने वाले समय में किसान आंदोलन को निश्चित एक अलग मोड़ देने वाला हो। जी बिल्कुल, तो अपने इस मैसेज से, अपने बयान से किसानों को एक सीधा मैसेज दिया है उन्होंने कि संवाद का रास्ता खोला है, लेकिन समझौता नहीं होगा। रामकृपाल सिंह जी, एक और मुद्दा है जिसे विपक्ष जो है बड़ी उसकी तीखी आलोचना कर रहा है, काफी समय से वो उठा भी रहा है, निजीकरण के मसले को लेकर कि सरकार हर क्षेत्र का निजीकरण कर रही है, प्राइवेट सेक्टर्स को सौंप रही है। प्रधानमंत्री ने आप साफ तौर पे कहा कि निजीकरण जो है या जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है और किस तरीके से हम दोनों पहलू को लेकर एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने बिल्कुल इस पर ये भी आरोप लगा और जिस तरह से उन पे आरोप लगा था कि ये भी बात कही जा रही थी कि हमने तो मांगा नहीं था, क्यों बन गया। तो मोदी जी ने बहुत अच्छे ढंग से एक ऐतिहासिक संदर्भ में इस धरती में मानव समाज का आर्थिक विकास और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, जितने सुधारवादी आंदोलन हुए वो कोई मांग पर नहीं हुए थे। ये मोबाइल सबके हाथ में आज है, उसके लिए कोई जुलूस नहीं निकाला गया था कि मोबाइल लाइए, मोबाइल बनाइए। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सही कहा कि सरकारें लोकतंत्र में आम जनता इसलिए चुनती है कि आप जाइए और हमारे भले के लिए जो भी आप सोच सकते हो, अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ जो सोच सकते हो, वो आप कानून बनाइए और हमें विकास के पथ पर ले चलिए। तो उनका ये कहने में बड़ा फर्म होता कि भाई हम कोई हर बात पे, सरकार हर नीति पर जनमत संग्रह नहीं कराएगी। ये ग्राम सभा का चुनाव नहीं कि हाथ उठा करके हर बार आपने हमें चुना है, हम पर भरोसा रखिए और जो कुछ भी ये सरकार कर रही है, दोबारा आई है, वो देश के भले के लिए करेगी। इसलिए कहीं न कहीं बड़ी विनम्रता से प्रधानमंत्री का ये कठोर संदेश था कि हम आपकी सब कुछ सुनेंगे, अगर कहीं कोई चूक है तो मानेंगे, लेकिन जो कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, उससे मैं अलग नहीं हटूंगा। और 95% इस देश का किसान जो इतने सालों से डिमांड कर रहा है उसके लिए कुछ कानून, उन्होंने चौधरी चरण सिंह से लेकर के सब चीज का एक उदाहरण दिया। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि वाकई इस देश के किसान, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जमीन छोटी होती जा रही है, बहुत छोटी जोतें कभी भी लाभकारी नहीं हो सकती। एक दिन ऐसा आएगा कि किसान ट्रैक्टर भी अपने खेत में नहीं मोड़ पाएगा। तो उनका एक इशारा साफ था
कि हम 5% जो किसान भाई हैं जिनके पास जमीन, मतलब जो 2 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, हम उनके कोई विरोधी नहीं। वो लगातार कह रहे थे कि आंदोलनकारी और आंदोलन दोनों पवित्र हैं, लेकिन ये जो आंदोलन जीवी उसमें घुस रहे हैं। आप ये बताइए कि कौन से किसान आंदोलन में मोबाइल के तार काटे जाते हैं? किस किसान आंदोलन में जेलों में जिन पर मुकदमा चल रहा है, जिन पर है, उनकी डिमांड की जाती है कि उनको छोड़ दिया जाए? आप बताइए, कल तक तो आप कह रहे थे कि हमारा बिल्कुल किसानों का आंदोलन है। आज आप अर्बन नक्सल और फलाना कहां से? मैं भी इस किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं इस किसान का जो आम आदमी है उसको कितना इस बारे में नॉलेज है, अर्बन नक्सल के बारे में, उसने कितना दास कैपिटल पढ़ा हुआ है और कितना। देखिए, वो सीधा साधा होता है। खेती के बारे में कहा जाता है कि एग्रीकल्चर जो है वो एक शिक्षा का के लिए अवरोध हो जाता है, लेकिन कभी भी आपको दरिद्रता नहीं आने देता, दरिद्रता को भी मारता है जी। तो ये जो चीजें वहां हो रही हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। जो उन्होंने कहा कि आंदोलन लोकतंत्र का सबसे मजबूत अधिकार है, आप कीजिए, असहमति का अधिकार मूलभूत अधिकार है, लेकिन आप कोई भी चीज साजिश नहीं कर सकते। ये जो आंदोलन जीवी हैं, जो पैरासाइट्स हैं, जो परोपजीवी हैं, जो दूसरों के श्रम पर हमेशा पलते हैं, जिनका आंदोलन करना धंधा है, जीविका का साधन बन चुका है, उनसे प्रधानमंत्री जी ने भोले भाले किसानों को सावधान रहने की बात कही। जी, इसीलिए उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी में फर्क जो है उसे आप समझें। जी, प्रफुल्ल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर खासा फोकस दिया कि जब पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रही थी, ऐसे टफ टाइम में भारत ने किस तरीके से आपदा में अवसरों को ढूंढा और इसे पार करते हुए अब जब पोस्ट कोविड का दौर चल रहा है, भारत न सिर्फ खुद को स्टैंड कर रहा है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी काम कर रहा है। कोरोना काल में भी तमाम किट्स हैं, मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी सप्लाई की गई, लोगों को एक देश से दूसरे देश लाना ले जाना, भारत ने जो काम किया वो निश्चित रूप से उसकी पूरी तारीफ जो है पूरी दुनिया में हुई। और आज वैक्सीन हब के रूप में भारत विकसित हो रहा है। पूरी दुनिया जो है वो भारत को वैक्सीन की फार्मेसी के रूप में देख रही है, मेडिकल फार्मेसी के रूप में। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जिस तरह से बारबाडोस से लेकर अब नए जो फिलर्स आ रहे हैं, उसमें ये लग रहा है कि शायद अमेरिका में भी भारत बायोटेक का जो जिस तरह से शेयर बढ़ा है और जिस तरह से डिमांड अब लग रहा है कि अमेरिका में भी भारत के वैक्सीन की होने वाली है, तो ये क्लियरली दिखाता है कि जो नेसेयर्स थे, भारत कुछ नहीं कर सकता, भारत में कुछ नहीं हो सकता, मुझे लगता है आज तक इवन नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने लिबरलाइजेशन का पहला दौर शुरू किया था, उन्होंने भी इस भाषा में भारत सोशलिस्ट मानसिकता पर, सरकार माए बाप वाली मानसिकता पर इस तरीके से हमला नहीं किया होगा जो आज प्रधानमंत्री जी ने किया। जी, प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर और वेल्थ क्रिएटर्स की इंपॉर्टेंस को बताया कि सब कुछ बाबू करेगा क्या, वो कारखाना भी चलाएगा, वो प्लेन भी उड़ाएगा, इस मानसिकता से हम बिलियन सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो वो बिलियन सॉल्यूशंस लाने वाला कौन है? वैक्सीन सारे सरकार ने नहीं बनाए, प्राइवेट कंपनीज ने कोलैबोरेशंस करके बनाए। उनका रोल हम रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं? जी, और बड़ा प्रश्न, क्योंकि ये जो मानसिकता है ना, इसके पीछे विचारधारा है, ये डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, जो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में भी की, इसके पीछे की जो सोच है वो इसेंशियली एंटी मार्केट, एंटी प्राइवेट सोच है, जैसे मानो सरकारी सब कुछ करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको भी आज फंडामेंटल सवाल किया कि भाई आप क्रिएट करोगे नहीं तो बांटोगे कैसे, गरीबों में ये वेल्थ जाएगी कैसे? तो मुझे लगता है कि कोविड के समय जिन अवसरों का हमने उपयोग किया, जिस तरह से हमारे इनोवेटर्स,
चाहे पीपीई किट बनाने में देख लीजिए, इवन मास्क मेकिंग में देख लीजिए, हमारे महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने जिस तरीके से इस समय काम किया है, जिस तरह के अलग अलग इनोवेशंस, इवन एप्स और अन्य साधनों के बारे में आज टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बन रहे, ये सब हमने देखा तो समझ में आता है कि युवाओं के भारत को अवसर दिया जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से सरकार के बाहर, आज प्रधानमंत्री के जो भाषण जो हुआ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जी, उसमें जो एक वक्तव्य आया वो मैं समझता हूं कि फंडामेंटल सोच में अंतर जो है उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि 18वीं शताब्दी की सोच से 21वीं शताब्दी का काम नहीं चल सकता जी। और वो कहते थे, उन्होंने आगे जाकर जो कहा कि एक जमाने में शायद जरूरत रही होगी कि सरकार ये करे, लेकिन आज समाज के पास ताकत है, समाज की शक्ति है और उस समाज शक्ति को फैसिलिटेट करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। समाज अपने सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल शिफ्ट है सरकार के अप्रोच में पॉलिसी मेकिंग के। मुझे लगता है उसको एक अलग तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने सामने रखा है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किस तरीके से तरक्की के लिए प्राइवेट सेक्टर भी जरूरी है। हमें सबको साथ लेकर चलना होगा, चाहे वो सरकार हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सबको मिलकर देश की तरक्की के लिए और लोगों के लिए काम करना होगा। अब चूंकि कार्यक्रम अपने अंतिम चरणों में है, कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी रामकृपाल जी। अब प्रधानमंत्री का राज्यसभा और लोकसभा में जिस तरीके से बयान आया, जिस तरीके से उन्होंने क्लियर कट संदेश दिया है, आप क्या मानते हैं इसका कितना असर आप देखते हैं किसानों के मुद्दे पर? क्योंकि अब बातचीत को ऐसे संकेत आ रहे हैं कि वो तैयार भी हैं अगले दौर की वार्ता के लिए, और विपक्ष में भी क्या किसी तरह की नरमी आप देखेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी उन्होंने ऐसे नेता की छवि बनाई है, एक ऐसे लीडर की छवि बनाई है जिस पर एक ही चीज होती है राजनीति में, अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस पर नहीं, हमें इस आदमी पर भरोसा है। ये अगर कभी गलत भी करेगा तो दुर्भावना से नहीं करेगा। और ये बात मोदी जी ने 2014 में 2014 में तो पहली बार आए थे, 2019 में जनता ने जिस तरह उनको और बहुमत देके किया, ये उन्होंने साबित किया है। और ये जो उनका कंटिन्यूएशन है कि मैं बहुत विनम्र हूं, सरल हूं, संवाद के लिए बिल्कुल कभी भी आ सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे राजनीति के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा। आज उन्होंने कहा भी था एक बहुत रिमार्केबल बात कि जिनका एजेंडा राजनीति है वो राजनीति करें, मेरा एजेंडा राष्ट्र नीति है, राष्ट्र का विकास है, मेरे लिए देश सर्वोपरि है। बहुत साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा है। संवाद के लिए पूरी गुंजाइश है, लेकिन वो जो उनका है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पूरा सम्मान करते हुए, उन तमाम संस्थाओं का सम्मान करते हुए, जो गरीब, पिछड़ा और हाशिए पर रहा है, जिसके लिए वादा करके आए थे, वो चाहे गरीब किसान हो, गरीब मजदूर हो, वो लगातार काम कर रहे हैं। और यही देखिए 2019 में किसी को नहीं दिखा था गांव देहात में कितने मकान बने, कितने टॉयलेट। प्रधानमंत्री जी ने आज भी जिक्र किया कि कभी क्यों नहीं पार्लियामेंट में इस बात की बहस होती है कि कितने गरीबों के मकान बने, कितनों के घर में चूल्हा वो जला है, सिलेंडर पहुंचा है। आप हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट बात करेंगे। बिल्कुल रामकृपाल जी, शायद इसीलिए क्योंकि वक्त की कमी है, आपको रोकना चाहूंगी, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने कहा भी कि दुख इस बात का है कि विपक्ष जो है वो विकास की बात क्यों नहीं करता, उससे रिलेटेड मुद्दे क्यों नहीं उठाता। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम में बिलियंस ऑफ सॉल्यूशंस हैं और भारत ने ये कर दिखाया है। कोविड-19 के दौर से लेकर अब तक जिस तरीके के भारत ने आपदा में अवसरों को ढूंढा, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर किसानों को बनाने की ओर अग्रसर है, और किस तरह से देश जो है वो वोकल फॉर लोकल हो रहा है, और आज पूरा विश्व जो है वो भारत को एक आशा की किरण के रूप में देख रहा है। इस चर्चा में फिलहाल आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।